राधे राधे एवरीवन। भाई न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। और आज की इस क्लास में हम करेंगे 28 जनवरी के सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, सारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक छोटा सा सजेशन। आपको हर एक फैक्ट और हर एक डिटेल को राइट डाउन करते चलना है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे सिर्फ आपके हैंड रिटन नोट्स ही होते हैं जो आपकी प्रॉपर हेल्प करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अगेन आज हम समझेंगे आज के दिन को, यानी कि 28 जनवरी को। 28 जनवरी को हमारे देश में क्या क्या या पूरी दुनिया में क्या क्या स्पेशल हुआ था, कौन से स्पेशल इवेंट्स, इंपॉर्टेंट और फेमस पर्सनालिटी का या तो जन्म या मृत्यु, तो उसके बारे में समझेंगे। वन मोर थिंग, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में समझना है तो 9 बजे वाला सेशन जरूर अटेंड करें। ओके, आज का दिन यानी कि 28 जनवरी 1865, इस दिन हुआ था हमारे देश के वीर लाला लाजपत राय का जन्म। कौन थे लाला लाजपत राय? ये थे पंजाब केसरी, द लायन ऑफ पंजाब। इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम स्ट्रगल्स में इन्वॉल्व रहे। इन्होंने ब्रिटिशर्स को एकदम ब्लैक लिस्ट करने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने ब्रिटिशर्स पे इतनी चोट पहुंचाई पूरे पंजाब में। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स को लीड किए, आईएनसी के सेशंस को प्रॉपरली लीड किया। इन्होंने 1920 के स्पेशल आईएनसी सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया। फाइनली इनका लाइफ का टर्निंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट आता है 1928 में, जब ब्रिटिशर्स के साइमन कमीशन रिपोर्ट का ये प्रोटेस्ट कर रहे थे लाहौर में। उसी टाइम पर इनके ऊपर लाठी चार्ज हुई। किसने किया? और स्कॉट ने, एक पुलिस ऑफिसर था, स्कॉट ने इन पर प्रॉपर लाठी चार्ज किया। उसकी वजह से इनकी 17 नवंबर को डेथ हो गई। एंड फाइनली इनकी मृत्यु का बदला लेता है कौन? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सॉन्डर्स को मारकर। और जब इन पर लाठियों से प्रहार किया जा रहा था, उस टाइम पर इन्होंने कहा था कि मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ओके, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट पर्सनालिटी, इंडिया के पहले फील्ड मार्शल, फर्स्ट फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। के.एम. करियप्पा जी की बात करें तो ये हमारे देश के पहले फील्ड मार्शल थे। इससे पहले ये हमारे देश के फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी भी थे। इन्होंने ब्रिटिश आर्मी को प्रॉपर सर्व किया। इन्होंने 1947-48 की कश्मीर वॉर को प्रॉपरली लीड किया और कश्मीर को प्रॉपरली पाकिस्तान के कहर से बचाया। ओके, अब बात करते हैं इनके एक इथिकल और मॉरल वैल्यूज़ की। ये कितने ज़्यादा महान थे। 1965 की वॉर के दौरान इनके बेटे के.सी. करियप्पा, जो कि एक एयर मार्शल हुआ करते थे, उनको पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। और पाकिस्तान को जब पता चला कि के.सी. करियप्पा के.एम. करियप्पा के बेटे हैं, तो उन्होंने के.एम. करियप्पा के पास कॉल किया कि हम आपके बेटे को रिलीज़ करना चाहते हैं। बट के.एम. करियप्पा ने प्रॉपरली आस्क किया कि क्या आप सिर्फ मेरे बेटे को छोड़ रहे हो या पूरी की पूरी यूनिट को? तब पाकिस्तान वालों ने कहा कि हम सिर्फ आपके बेटे को छोड़ रहे हैं। तब के.एम. करियप्पा ने कहा था, इफ़ यू आर लीविंग माई ओनली सन देन प्लीज़ किल हिम। अगर सभी लोगों को मार दिया तो मेरे बेटे को भी मार दो। ही वॉज द के.एम. करियप्पा। अब बात करते हैं एक उस पर्सनालिटी की, एक उस शख्स की जिसने पाकिस्तान बनाया या पाकिस्तान का नाम दिया, जो थे चौधरी रहमत अली। कौन थे चौधरी रहमत अली? इन्होंने आज ही के दिन एक एडिटोरियल पब्लिश किया था, नो नाउ और नेवर करके, आज ही के दिन यानी कि 28 जनवरी को। और उस लेटर में फर्स्ट टाइम इन्होंने नाम दिया था पाकिस्तान। पी फॉर पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, एस से सिंध और तान से बलूचिस्तान। और इनका विज़न सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं, इनका विज़न था हैदराबाद को ओमनिस्तान बनाने का, बंगाल को बेंगनिस्तान बनाने का, श्रीलंका को भी कोई तान बनाने का। इनके काफ़ी विज़न थे, बट ये अपने विज़न में फेल हुए और ये पाकिस्तान को या इंडिया के और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर पाए। 1934 में जब ये जिन्ना से मिले थे, जब चौधरी रहमत अली जब जिन्ना से मिला था, तब जिन्ना से कहा था कि इतने उतावले मत हो, मेरा प्लान और भी बड़ा है। एंड फाइनली जब इनका विज़न जैसे पाकिस्तान इतना बड़ा बनाने का था, बट पाकिस्तान इनके विज़न के अकॉर्डिंग इतना सा बना, तब चौधरी रहमत अली ने जिन्ना को क्विज़लिंग ए आज़म कहा, मतलब गद्दार।
उसी वजह से 1948 में उस टाइम के पीएम, पाकिस्तान के पीएम लियाकत अली ने चौधरी रहमत अली के सारी प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब्त किया एंड चौधरी रहमत अली को पाकिस्तान से देश निकाला दे दिया। ही वॉज द गाय। ओके, अब बात करते हैं हमारी पहली न्यूज़ की, फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, जो आती है डायरेक्टली चाइना से। ओके, इस न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। तो रिसेंटली चाइना ने 27 जनवरी को, यानी कि कल 27 जनवरी को वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट को रिवील किया है, कमीशन किया है, यानी कि शुरुआत की है। ये प्लांट चाइना के जियांगसू प्रोविंस, यानी कि सेंट्रल जियांगसू प्रोविंस में लोकेटेड है और ये चाइना के ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन का एक बहुत बड़ा स्टेप माना जा रहा है। प्लांट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको समझते हैं। चाइना में रिन्यूएबल एनर्जी जो कि सोलर और विंड से आती है, उसका बहुत फास्ट ग्रोथ तो है, लेकिन प्रॉब्लम आती है क्योंकि सोलर एनर्जी सिर्फ दिन के टाइम पे एक्टिव रहती है एंड विंड एनर्जी कभी फ्लक्चुएट करती है, कभी बहुत ज़्यादा और कभी बहुत कम। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया चाइना वालों के लिए, और ये प्लांट इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके बाद में यूज़ करने में प्रॉपर हेल्प करता है। प्रोजेक्ट की साइज़ की बात करें और लोकेशन की बात करें तो ये लोकेटेड कहाँ पर है, जियांगसू प्रोविंस चाइना में, और इसकी स्टोरेज है 2400 मेगावाट आवर की एनर्जी को स्टोर करने की, जो पावर जनरेशन कर सकता है टोटल 600 मेगावाट की। ओके, एंड ये इतनी पावर है कि ये लगभग 6 लाख घरों को बिजली प्रोवाइड कर सकता है। 6 लाख, जस्ट इमेजिन, 6 लाख घरों को ये बिजली प्रोवाइड कर सकता है। बात करते हैं ये CAES यानी कि कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज, ये वाली स्कीम या ये वाली टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। ओके, इसको डिटेल में समझते हैं, डिटेलिंग में। जो भी एक्स्ट्रा बिजली रहती है, जैसे रात में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम रहती है, तो जितनी भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी रहती है उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है एयर को कंप्रेस करने में। कैसे? उस एक्स्ट्रा बिजली को एयर को कंप्रेस किया जाता है, और जो भी एयर रहती है उसको अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर बने हुए चेम्बर्स में, जैसे ये चेम्बर्स है, ये काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में है, इन चेम्बर्स में प्रॉपरली स्टोर किया जाता है कंप्रेस करके। और जब डिमांड बढ़ती है कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, एनर्जी चाहिए, तो उस कंप्रेस्ड गैस को यह पर्टिकुलर चेम्बर से रिलीज़ किया जाता है हाई प्रेशर पे, और जो टर्बाइंस रहते हैं उनको काफ़ी स्पीड में घुमाया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। CAEC यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट क्यों है और बाकी चीज़ों से बेटर क्यों है, क्योंकि ये स्टोरेज सिस्टम काफ़ी लॉन्ग टर्म तक रहता है, कई सालों तक। फर्स्ट थिंग, सिर्फ इसमें रिनोवेशन या फिर नॉर्मल मेंटेनेंस की नीड रहती है। सेकंड, ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस की नीड नहीं है। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर डिस्ट्रॉय होता है तो उसमें आसपास का एरिया कई लाख सालों तक डिस्टर्ब रहता है, रेडिएशन की चपेट में रहता है। बट यहाँ पर अगर इनफैक्ट कुछ इश्यूज आते हैं तो इससे इतनी ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं रहती, और कॉस्ट इफेक्टिव भी काफ़ी है, मेंटेनेंस भी काफ़ी लो है। इसी सभी वजह से इसको फ्यूचर में आने वाली एक रिवॉल्यूशन की तरह ट्रीट किया जाता है इस टेक्नोलॉजी को। ओके, अब बात करते हैं अपन चाइना की ग्रीन एनर्जी स्ट्रेटेजी में इसका रोल क्या रहने वाला है। चाइना का फोकस है कार्बन इमिशन को कम से कम करना, एनर्जी सिक्योरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा करना, एंड रिन्यूएबल एनर्जी को स्मूथली ग्रिड में इंटीग्रेट करना। और ये CAES प्लांट का सबसे बेस्ट चीज़ है, ये विंड एंड सोलर के फ्लक्चुएशन को बैलेंस करता है, लो कार्बन एनर्जी पे वर्क करता है। इसी वजह से इस वाली टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। एंड चाइना का जो टारगेट है 2027 तक 180 गीगावाट, करंटली 600 मेगावाट एनर्जी को स्टोर करता है या जनरेट करता है। इसका टारगेट है 2027 तक 180 गीगावाट की एनर्जी को प्रॉपरली स्टोर करना। ओके, नाउ हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो आती है डायरेक्टली गोवा से। गोवा जो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज स्टेट कह सकते हैं इंडिया का, वहाँ से। ओके, इसको डिटेल में समझते हैं। तो गोवा गवर्नमेंट ने सीरियसली कंसिडर किया है कि जितने भी छोटे माइनर बच्चे रहते हैं, 16 साल से कम एज के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के जितने भी ऐप्स हैं, लाइक इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, जितने भी स्नैपचैट, जितने भी ऐप्स रहते हैं सोशल मीडिया पे, उनको बैन किया जाने का। और ये बैन ऑस्ट्रेलिया के मॉडल पर किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जिसने सबसे पहले 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया ऐप को बैन किया था, उसी मॉडल पे गोवा इस मॉडल को गोवा में इम्प्लीमेंट करेगा।
इस न्यूज़ को लाइक अगर अपन बात करें तो रिसेंटली इसने स्टार्ट किया, और इसी दौरान एक और कंट्री है फ्रांस, उसने अपने पूरे देश में इस पर्टिकुलर लॉ को इम्प्लीमेंट किया है। बैन लगाने का बेसिकली रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि चिल्ड्रंस जितने भी चिल्ड्रन हैं उनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा हैम्पर कर रही है। आज के टाइम पे बच्चे एक्सेसिव स्क्रीन टाइम में फंस चुके हैं। डे बाय डे उनकी स्क्रीन टाइम 5-5 10-10 घंटे से भी ज़्यादा हो रहा है। एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। फेक कंटेंट, साइबर बुलिंग, साइबर एडिक्शन और काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन से ये बहुत ज़्यादा लिप्त हो चुके हैं बच्चे। इसीलिए गवर्नमेंट ने को लगा कि जल्दी से जल्दी पेरेंट्स के कंट्रोल करने से कुछ नहीं होगा, जल्दी से जल्दी रेगुलेशंस रूल्स ऐसे बनाने पड़ेंगे जिससे बच्चों को इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बाहर निकाला जा सके। बट इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल क्यों लिया? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले स्टार्ट किया था और उसकी सक्सेस रेट को देखते हुए उन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को गोवा में भी इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन लिया। अगर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जैसे ऑस्ट्रेलिया ने इस लॉ को इम्प्लीमेंट किया था उसके 1 महीने के अंदर अंदर वहाँ पर 4.7 मिलियन, कितने 47 लाख बच्चों के या टीनेज के अकाउंट डीएक्टिवेट किए गए थे, और ये उस टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल मूव रहा था। सेम इसी मूव को देखते हुए गोवा के आईटी मिनिस्टर रोहन कोंते ने ये क्लियरली बोला है कि गोवा गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया के लीगल फ्रेमवर्क को डीपली स्टडी करेगा और गोवा में इम्प्लीमेंट करेगा। एंड अगर गोवा इंडिया में ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, बट रेगुलेटरी गैप्स काफ़ी ज़्यादा कम है। वर्ल्ड के लार्जेस्ट इंटरनेट मार्केट सिर्फ इंडिया में है। मेटा, गूगल, यूट्यूब, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। इंडिया में कोई नेशनल लेवल का लॉ नहीं है जो बच्चों को इन सोशल मीडिया से दूर रख सके। एक नॉर्मल सा कैप्चा मार्क करने के लिए आता है, आर यू रोबोट और नॉट, बट ये इसको भी बाईपास कर सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा VPN यूज़ करके भी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बाईपास कर सकते हैं। अब बात आती है अदर स्टेट्स, दूसरे स्टेट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने प्रॉपरली अपील किया कि हम भी ऑस्ट्रेलिया के मॉडल को, फ्रांस के मॉडल को, मलेशिया और गोवा के मॉडल को डीपली स्टडी करेंगे और इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर में हम भी लाइक आंध्र प्रदेश वाले भी सोशल मीडिया ऐप को चिल्ड्रंस के लिए या बच्चों के लिए बैन करेंगे। बात करते हैं गोवा टेस्टिंग ग्राउंड पर ये क्यों इतना ज़्यादा रिलायबल है कि इंडिया गोवा के इस प्लान को इतना ज़्यादा क्यों सपोर्ट कर रहा है पूरा इंडिया? क्योंकि गोवा पॉपुलेशन वाइज काफ़ी ज़्यादा कम है, ओनली 1.5 करोड़। ओके, सिर्फ काफ़ी ज़्यादा कम पॉपुलेशन की वजह से अगर यहाँ पर ये प्रॉपरली पायलट प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इसके बाद इसके नियर बाय स्टेट जैसे आंध्र प्रदेश, जैसे तमिलनाडु, केरल, ये पास के स्टेट इसको इम्प्लीमेंट करेंगे एंड इन फ्यूचर पूरा का पूरा इंडिया इसको इम्प्लीमेंट करेगा। पॉलिसी टेस्टिंग की जा रही है दूसरे स्टेट्स से, लाइक उनका माइंड मैपिंग ले जा रहे, बड़े बड़े इस थिंक टैंक से डिस्कस किया जा रहा है कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और ये डिसीजन ऑस्ट्रेलिया के अलावा फ्रांस ने रिसेंटली लाइक कल ही इसको इम्प्लीमेंट किया है। फ्रांस के अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया, इन्होंने भी अपने माइनर्स को या फिर टीनेज को इन प्रॉब्लम से दूर रखने के लिए पहल की है और सोशल मीडिया ऐप्स को बिलो एज 16 बैन किया है टोटली। ओके, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है डायरेक्टली कर्नाटक से, कर्नाटक के लोकुंडी विलेज से। तो क्या है ये न्यूज़, इसको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ओके, कर्नाटक के कर्नाटक की गड़ग डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है लोकुंडी विलेज जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने टेम्पल्स से रिलेटेड, अपने वेल्स यानी कि कुओं से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी फेमस है। रिसेंटली यहाँ पर कुछ एक्सकवेशन चल रहे थे और उसमें नियोलिथिक साइट यानी कि नवपाषाण युग के रिलेक्स यानी कि वहाँ के अवशेष मिले। कहाँ पर? लोकुंडी विलेज में। ओके, इसका मतलब कि लोकुंडी में जो ह्यूमन सेटलमेंट था वो मिडाइवल पीरियड से नहीं, 11th-12th सेंचुरी से नहीं, उससे कई हजारों साल पहले से एग्जिस्ट करता था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका स्टेटस मिलने का जो प्रक्रिया या जो भी प्रोसेस चल रही थी उसमें काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। और उसके कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं। यूनेस्को में अगर कोई साइट को इंक्लूड करना है तो उसकी साइट की एंटिकिटी वो कितना ज़्यादा पुराना है, कितना ज़्यादा ऐतिहासिक है, उसको मैटर करता है। कल्चर की कनेक्टिविटी या कंटिन्यूटी कितनी ज़्यादा है और कितने ज़्यादा मल्टीपल हिस्टोरिकल लाइक लेयर्स हैं।
नियोलिथिक एज से रिलेटेड, एंशियंट एज से रिलेटेड, मिडाइवल एज से रिलेटेड, ब्रिटिश पीरियड से रिलेटेड, कितने ज़्यादा इसकी लाइक वी कैन से कितनी ज़्यादा इसकी लेयर्स बन रही है। इन सभी चीज़ों को, इन सभी पैरामीटर्स को डिस्कस करके यूनेस्को अपने लिस्ट में ऐड करता है। एंड अब बात करते हैं इसकी डिटेलिंग से ही कि शुरुआत कैसे हुई। रिसेंटली 16 जनवरी को यहाँ पर एक्सकवेशन चल रही थी कोट बृहदेश्वर मंदिर, वीरभद्रेश्वर मंदिर में, और वहाँ पर कोट बृहदेश्वर मंदिर में उसके प्रेमाइसेस में, उसके प्रांगण में कुछ पुराने ज़माने के या किन्हीं की नवपाषाण टाइप के कुछ अवशेष मिले। गांव के लोग घर का फाउंडेशन भी उसी टाइम पर खोद रहे थे, वहाँ उनको वैल्यूबल आर्टिफैक्ट मिले। आर्कियोलॉजिस्ट को जब ये बात का पता चला तो उन्होंने वहाँ पर डीपली रिसर्च किया और उनको पता चला कि ये जो अवशेष मिले हैं, ये जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, ये 1-2 साल के नहीं, 10-15 हज़ार साल पहले के ही एग्जिस्ट करते हैं, नियोलिथिक टाइम के। और बात करते हैं इससे पहले लोकुंडी या लोकुंडी विलेज की, तो ये हिस्टोरिकली या मिडाइवल पीरियड से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है। यहाँ पर चालुक्य से भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन है, होयसल या यादव से भी। इनफैक्ट होयसल रूलर इरुदेन बल्लाल ने यहाँ पर अपनी कैपिटल बनाई थी 1192 में। ओके, यहाँ पर जैन धर्म से रिलेटेड, सेवाइट धर्म से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अवशेष मिले हैं। वन मोर थिंग, काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन है। एंड यहाँ पर भक्ति मूवमेंट से भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन है। आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पर 13 मंदिर जो काफ़ी ज़्यादा अभी करंटली यहाँ पर 13 मंदिर प्रॉपरली सर्वाइव कर रहे हैं, जो कल्याणी चालुक्य ने बनवाए थे। एंड गवर्नमेंट का सिर्फ डायरेक्टली ये इनिशिएटिव है, कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट इसलिए इतना ज़्यादा सीरियस लिया है, वहाँ के टूरिज्म मिनिस्टर HK पाटिल इस पर्टिकुलर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं ताकि इस पर्टिकुलर एरिया को यूनेस्को में शामिल किया जाए और यहाँ पर टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाए। ओके, सो दिस मच इज़ फ्रॉम माई साइड। सारी के सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको डेप्थ में काफ़ी ज़्यादा क्लियर करा दी गई है। अब बात करते हैं इनके क्वेश्चंस की। Which country recently approved a ban on social media for children under 15 protect mental health? Australia, France, Germany, Spain. I am saying recently. Okay. Now, next MCQ is, where is the world's largest compressed air energy storage plant located? Guangdong Province, China. Central Jiangsu Province, China. चिसुआन प्रांत या चिसुआन प्रोविंस चाइना, या लास्ट वन इज हेवेई प्रांत, हेवेई प्रोविंस चाइना। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज, एक्सकवेशंस एट लाकुंडी विलेज रिसेंटली रिवील्ड रिलैक्स बिलोंगिंग टू विच पीरियड? चालकोलिथिक, नियोलिथिक, आयरन एज या अर्ली मिडाइवल पीरियड? ओके, प्लीज आंसर एवरी क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज टाइम टू टाइम इस सेशन पे बने रहे। डे बाय डे आपके सारे करंट अफेयर्स यहाँ पर कराए जाते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।